इस जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आखिर में बोलने के 2 फ़ायदे और 2 नुकसान हैं। 2 फ़ायदा ये है, पहला कि बाकी स्पीकर ने जो बोला है उसको मिला जुला करके समाप्त कर दीजिए, और दूसरा कि लोग पहले से ही सुन करके चट गए हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। 2 नुकसान क्या हैं? पहला कि आपको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको भी, और दूसरा ये कि ज्यों-ज्यों वक्त बढ़ता जाता है तो कानून व्यवस्था, पुलिस, परमिशन, ये सब की याद आ जाती है। तो मुझे लोगों ने सुनाया कि इस प्रोग्राम को करने में थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही थी आपके नाम पर, तो हम सोचने लगे कि अब तो चुनाव ही लड़ लिए हैं, मैंने ये भी कर लिए, चलो कर ही लेते हैं। और चुनाव आयोग के हिसाब से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के हम इलेक्टेड अपोजिशन हैं। हमने अपनी जमानत नहीं जब्त कराई है, और उमर कह रहा था कि सब कुछ बिक रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बिक रहा है, तुम नहीं बिके हो, हम नहीं बिके हैं, ये लोग नहीं बिके हैं, तो जमानत भी जब्त नहीं कराए हैं और जमीर भी हमारा जब्त नहीं हुआ है, तो फिर परमिशन की परेशानी क्यों है? हमको लगता है कि जब तक विधायक खरीदने का पावर नहीं हो जाएगा ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे। थोड़ा सीरियसली लीजिए सर, सीरियसली नहीं लीजिएगा तो जब आपके ऊपर भी डंडा चल रहा था ना, लोग सीरियसली नहीं ले रहा था। हम लोग लिए इसीलिए जब 26 नवंबर को आज यहाँ खड़ा हैं तो सिर्फ हेमंत करकरे को याद नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल तुकाराम को भी याद कर रहे हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ आईपीएस आईएएसओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से नहीं बनता है। देश स्वीपरों, तांगा चलाने वालों, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारों, माँओं, बहनों, मजदूरों, किसानों, सिपाहियों, सैनिकों, सबसे देश बनता है। देश का अंदाज़ा आप ऊंची उठी हुई बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि फुटपाथ पे चलने की जगह कितनी बची है। इसीलिए आज जो हम यहाँ खड़ा होकर के कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसकी ज़रूरत सिर्फ मुझे या इस मंच पे बैठे हुए या इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को सिर्फ नहीं है, इसकी ज़रूरत पुलिस को भी है और वकील साहब को भी है। इसकी ज़रूरत आईपीएस को भी है और कांस्टेबल को भी है। इसकी ज़रूरत देश के पक्ष को भी है और देश के विपक्ष को भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब ही वो चीज़ है जो हमको, आपको, सबको आपस में एक देश की तरह जोड़ता है। वरना चला तो हम ठीक से अपना परिवार नहीं पाते हैं। सारे लड़ाई झगड़े तो अपने रिश्तेदारों से ही हुए पड़े हैं। ज़मीन का सारा झंझट जो है वो पड़ोसियों के साथ है। जितने केस मुकदमे हो रहे हैं किसी और ने नहीं, अपने रक्त संबंधियों ने किया है। ये सबके जीवन का सच है। देश होने का एहसास अगर कोई हमको देता है तो हमारा संविधान है। और आरफा ने बहुत खूबसूरत से तरीके से यह बात कही कि अगर संविधान की किताब बच जाएगी तो फिर सारे किताब सुरक्षित रहेंगे। वो किताबें भी जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, बच्चों के हाथ में भी किताबें सुरक्षित रहेंगी पढ़ने की, और मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बाइबिल, कुरान, गीता सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो जो किताब है, उस किताब के साथ एक गजब का चीज़ हुआ है। एक गांव की बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे गांव में
प्रदेश काम करने के लिए कुछ लोग आए थे, उनके साथ एक व्यक्ति भी आया था। कुछ दिन काम वाम यहाँ पे किया, और क्या तकलीफ होती है ये आप सब लोगों को मालूम है कि आप में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी गांव से चल कर के आए हैं। ओखला में या दिल्ली के किसी इलाके में मकान मालिक आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपको रूम रेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करता है, आपको किस तरीके से काम ढूंढना पड़ता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, ये तकलीफ़ आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो कई बार मन में लगता है कि क्यों यहाँ पे झक मार रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि लोग गांव जाकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मौका ईद का हो, बकरीद का हो, होली का हो, दिवाली का हो, ट्रेन में टिकट इसीलिए नहीं मिलता है कि अचानक से हमको गांव याद आने लगता है। तो वो जब गांव लौट करके आए तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे कुछ करेंगे, रोजी रोजगार करते हुए, अपना पेट परिवार चलाते हुए ही हम मंदिर मस्जिद भी कर पाते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक दुकान खोली और दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ लगाया। पीपल का पेड़ लगा करके वहाँ पे उन्होंने जल डालना शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ पे एक छोटी सी मंदिर बनाई गई। वो गली बहुत मामूली सा था। अचानक से सरकार ने एक नीति लाई और कहा कि इधर से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब एक्सप्रेसवे गुजरने की बात सुनते ही ज़मीन की कीमत अचानक से बढ़ने लगी। जैसे ओखला में जो ही मेट्रो घुसा कि आप देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर के दुकान के बाहर का जो रेट लिस्ट है वो बदल गया होगा। तो ऐसा जब हुआ, तब तक वो इंसान बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो एक्सप्रेसवे बनाने के चक्कर में उनकी दुकान भी चली गई। लेकिन ज़मीन तो थी, पीपल का पेड़ भी था, भगवान जी भी थे। तो बहुत अच्छा मौका था कि इसको जो है कब्जा किया जाए। और जो लोग उस इंसान के दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे, वो ये बोल करके उस मंदिर में अपना हक स्थापित किए कि देखो इस जगह की पहचान तो जो है उस अमुक व्यक्ति ने ही की थी। तो मंदिर तो बने, पुजारी कोई भी हो, लेकिन द्वार का नाम उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। और लोग बहुत खुश हो गए। मुश्किल ये नहीं है कि हम संविधान खतरे में हैं ये बात बोल रहे हैं, ठीक बात है, खतरे में है तो बोलेंगे लोग। मुश्किल ये है कि जब हम ये बोलते हैं तो किसी को सच क्यों नहीं लगता है। सच इसलिए नहीं लगता है कि जिनके भरोसे था संविधान, वो मंदिर, वो भगवान, उन्होंने भी तो उस दुकान की परवाह नहीं की। और जब दुकान ही है तो कोई भी पैसा दे करके खरीद सकता है और बेच सकता है। मूल प्रश्न ये है कि क्या जमहूरियत को बचाने वाले लोग, क्या संविधान की शपथ खाने वाले लोग सचमुच संविधान के प्रति गंभीर हैं? अगर वो गंभीर नहीं है तो बीजेपी को तो कभी संविधान से प्यार ही नहीं था। हम लोग प्रश्न ही एक्चुअली दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए मूल सवाल पे पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि भाजपा संविधान क्यों बचाए? कोई एक कारण बता दीजिए। भाजपा तिरंगे झंडे का सम्मान क्यों करे? भाजपा इस देश का इतिहास क्यों ना बदल दे? क्योंकि ये सारी चीजें उसकी राजनीति के खिलाफ है। लेकिन जिनको बचाना था संविधान, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कस्में खाई, जिन्होंने इस देश को इतने दिनों तक चलाया, हम बोल लेंगे जोर से, आवाज कम नहीं रखिए, वरना हम कम बोलेंगे, ज्यादा बोलने लगेगा। मैं भी कपिल साहब की तरह बोलूं क्या? समस्या उसमें यह होगी कि कैमरे वाले दोस्तों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम मोदी जी हैं नहीं, जिधर कैमरा होगा उधर ही मुंह कर लेंगे। तो मैं
मैं इस माइक का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी खुश हम भी खुश। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो हमारे सवालों का जवाब उनको देने की जरूरत नहीं है, वो विपक्ष पे ही एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि तबरेज के साथ गलत हुआ, तो वो 3 महीने बाद कहेंगे बोलो 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 कमलेश पे बोलो, कमलेश पे बोलो। कमलेश पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि कमलेश के साथ अच्छा हुआ। अब जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे सामने, आरफा जी ने कहा कि सरिया का प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम का जो है वीडियो अपलोड होगा, अब लोग उसको देखेंगे, कहेंगे देखा तुम गद्दार हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहाँ आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर माने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ इनसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज़्यादा बुद्धिमान चीज़ ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहाँ होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो, उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूँ, मैं कहीं और चला गया हूँ। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। माने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5-4 हॉर्न देना शुरू कर देगा। भाई 0 तो हो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है, वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से पढ़ के आए हैं। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफ़ी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आज़ादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात सबको बोलने और समझने की ज़रूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की ज़रूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूँ कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की ज़रूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं?
सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था, तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती ही नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था। खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद। और मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटका होने जा रहा है, तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह ये विधायक नहीं उड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे ही सुबह सुबह जो है ब्रश करते हुए लोगों को पता चला कि सरकार बन गई है महाराष्ट्र में, लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, कहा कि आप तो जो है एनसीपी के कैंडिडेट का प्रचार किए थे, ये तो बीजेपी में शामिल हो गया। हम बोले कि इस देश में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने इस पे बड़े जबरदस्त कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो बस उम्र को ही बीजेपी में से देखना बाकी है। नहीं, लगता नहीं है, लेकिन अगर तुमको चाहिए, तुम चाहते हो कि वॉशिंग मशीन का शेयर करके आना है तो हो आओ। तुरंत जो है तुम देशद्रोही से देशभक्त हो जाओगे। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हमको लगता है कि जिनकी प्रतिबद्धता हो, जो बिकेंगे नहीं, जिनके ईमान बिकाऊ नहीं हो, जिनके शब्द, जिनके विचार, जिनका जमीर बिकाऊ नहीं हो, ऐसे लोगों को आपको पहचान करनी पड़ेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।